आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम लेवल क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, साथ ही आप किस तरह का ऑक्यूपेशन करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपकी क्लास पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। और इन फैक्टर्स के बेसिस पे हर सोसाइटी में 3 क्लासेस आइडेंटिफाई की गई हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इंडिया में भी यही सिचुएशन है। इंडिया में भी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। पर आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी होगी कि आप अपनी क्लास पोजीशन चेंज कर सकते हैं ओवर द टाइम। आप अपनी क्लास बदल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका इनकम लेवल कितना बदल रहा है। ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। अब ऐसा एंटिसिपेटेड है कि इंडिया की मिडिल क्लास 2047 तक, मतलब 2047 तक 61% हो जाएगी। मतलब विकसित भारत के टाइम तक हमारे यहाँ पर 61% लोग मिडिल क्लास में बिलोंग करेंगे। अभी ये परसेंट 31% है। अभी इंडिया की 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में बिलोंग करती है, तो ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विकसित भारत के टाइम स्पैन तक, मतलब 2047 तक। अब ये मिडिल क्लास को लेके, मिडिल क्लास 1.0 क्या है, मिडिल क्लास 2.0 क्या है, मिडिल क्लास को लेके क्या कंसर्न्स हैं और इन दोनों मिडिल क्लासेस में क्या डिफरेंस है, आज हम इस वीडियो में उसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम डिस्कशन करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है वो कैसे चेंज हो गया मिडिल क्लास 1.0 से न्यू मिडिल क्लास तक, जिसे मिडिल क्लास 2.0 भी कहा जाता है। पर उन सबके पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम मिडिल क्लास के बारे में जानेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। यदि आप अनअकैडमी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फ्लैट 55% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। आप देख सकते हैं कि 15 मंथ्स के ड्यूरेशन वाले कोर्स के लिए आपको इतना प्राइस पे करना होगा और 18 मंथ्स के लिए ये वाला ऑफर है। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर सीसैट आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है तो उसमें भी हमारा एक क्यूरेटेड कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। वो इस प्राइस पे अवेलेबल है, मधुकर सर द्वारा क्यूरेटेड है ये कोर्स, तो सीसैट में आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। कोड जो है वो MM05 है जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। यहाँ पर हमारी जीएस की भी बैचेस हैं, आप अपने मीडियम के हिसाब से इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और शिखर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करेंगे। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इंडिया में मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास इन जनरल एक नया फिनोमिना है, एक रीसेंट फिनोमिना है और ये ब्रिटिश लेगेसी माना जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से इंडिया में मिडिल क्लास का जन्म हुआ। क्या पॉलिसीज थी? ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रेलवे लेकर आए तो रेलवे में जॉब्स क्रिएट हो गई। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड भी जॉब्स क्रिएट करी, तो वो भी मिडिल क्लास, उससे भी मिडिल क्लास का जन्म हो गया। कुछ इंडस्ट्रीज भी खोली थी ब्रिटिशर्स ने जिसकी वजह से मिडिल क्लास आ गई और मॉडर्न एजुकेशन के चलते इंडिया में मिडिल क्लास का जन्म हुआ। तो मिडिल क्लास का बर्थ जो है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, ब्रिटिशर्स की वजह से आया। पर मिडिल क्लास का एक्सपेंशन जो है वो इंडिया का खुद का किया हुआ है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ये एक्सपेंशन देखने को मिला। दो फैक्टर्स है, पहला तो मिडिल क्लास का जन्म जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ, दूसरा है कि मिडिल क्लास का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद मिडिल क्लास के नंबर्स बढ़ गए और ये इतने बढ़ने वाले हैं कि हमने स्टैटिस्टिक भी देख लिया कि 2047 तक 61% पॉपुलेशन इंडिया की मिडिल क्लास होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास की, कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ। और यहीं पर ही आपका मिडिल क्लास 1.0 और मिडिल क्लास 2.0 का डिफरेंस भी मिल जाएगा आपको। देखिए, आज़ादी के बाद मतलब 1947 ऑनवर्ड हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म किया हमने, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ये रिफॉर्म्स के साथ साथ हमने नेशनलाइजेशन भी किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। मतलब कि हमने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो जॉब्स क्रिएट हुई उनको फिल करने वाली जो क्लास थी वो मिडिल क्लास बन के आई और उनके कारण उनके इनकम लेवल्स इंप्रूव हुआ और मिडिल क्लास एक्सपैंड हो गई। तो ये जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास 1.0, जो 1947 ऑनवर्ड्स पर कहाँ तक, एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले तक, मतलब 1991 तक हम कह सकते हैं कि ये मिडिल क्लास 1.0 रही। और यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूटर कौन है जिसने मिडिल क्लास को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा मदद की?
पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने जॉब्स क्रिएट किए और इस वजह से मिडिल क्लास 1.0 में का जन्म हुआ और मिडिल क्लास का एक्सपेंशन देखने को मिला। ये जो पब्लिक सेक्टर की मिडिल क्लास है ये डिफरेंट है मिडिल क्लास 2.0 से, जो 1991 ऑनवर्ड्स जन्म लेती है और अभी जो हम देख रहे हैं वो मिडिल क्लास 2.0 ही है। 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट के चलते हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई। ये जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में क्रिएट हुई। जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट हुई, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। तो प्राइवेट सेक्टर में हमने जॉब्स का राइज देखा, पर इसके साथ साथ कुछ और ऐसे इवेंट्स हुए जैसे कोविड-19 के टाइम पे डिजिटलाइजेशन को बहुत बूम मिल गया। तो डिजिटलाइजेशन के कारण भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई और ये सारी जॉब्स जो है उसने मिडिल क्लास 2.0 का जन्म दे दिया। मिडिल क्लास 2.0 जो है अगेन एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास में एक नया मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो पब्लिक सेक्टर की वजह से नहीं बनी थी, जो प्राइवेट सेक्टर की वजह से बनी थी। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट हुई उसकी वजह से बनी थी। तो 1991 ऑनवर्ड्स जो मिडिल क्लास है, जिसे न्यू मिडिल क्लास भी कहा जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से बनी। अब इन दोनों मिडिल क्लास में डिफरेंस तो समझ में आ गया कि ये पब्लिक सेक्टर के कारण है, ये प्राइवेट सेक्टर के कारण है, पर इनके चैलेंजेस भी अलग हैं। पर पहले ये तो देख लें कि सही में प्राइवेट सेक्टर की वजह से बनी है या नहीं। तो कुछ डेटा है जो आपके समझ में आ जाएगा, बहुत सुंदर से ग्राफ और बार के फॉर्म में बनाया हुआ है। देखिए ये एम्प्लॉयमेंट है, जो येलो में लिखा हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो येलो में मार्क्ड है वो एम्प्लॉयमेंट है 1995 के ईयर में। मतलब 1995 में पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई जॉब्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉइज, जैसे बीएसएनएल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इनमें जॉब करने वाले लोगों का नंबर देखते हैं हम। 1995 में 194.7 लाख लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में थे और ये नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया 2012 में। 2012 तक ये नंबर जो है वो डिक्रीज होकर कितना हो गया, 176.1 लाख। अब प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्रेंड उल्टा देखने को मिल रहा है। पहले ये नंबर कम है, 80.6 लाख लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पर ये नंबर इंक्रीज हो गया 119.7 लाख। तो यहां से हमें समझ में आया कि 1995 और 2012 के बीच में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुई और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स कम होने लगी। ये तो हमारी फाइंडिंग है। अब आप कहेंगे कि ये तो 2012 का डेटा है, अभी का डेटा कहाँ है? तो दरअसल अभी का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। अभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है और ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है। पर हमारे पास कुछ डेटा तो अवेलेबल है, जो कुछ डेटा है उससे ही आपके एनालिसिस में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर जो डेटा है वो है कि रेलवेज में कितनी जॉब्स हैं और जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं वो क्यूमुलेटिवली कितनी जॉब्स क्रिएट कर रही है, और हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। रेलवे की जॉब मतलब पब्लिक सेक्टर, ये जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर। सिमिलरली हमारे पास बैंक से रिलेटेड भी डेटा है कि प्राइवेट बैंक्स में कितनी जॉब्स हैं और पब्लिक बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर वाली बैंक्स में कितनी जॉब्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रेलवेज में 2023-24 में 12.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। 12.5 लाख लोग जो हैं वो रेलवे में काम कर रहे हैं। वहीं पर ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब्स देखिए आप, कंसिस्टेंटली कम होती चली गई हैं और ये नंबर अभी काफी कम हो गया, 8.14 लाख हैं। तो रेलवेज की जॉब्स जो हैं उसमें भी आप देखेंगे तो 1990 के कंपैरिजन में डिक्लाइन है। सिमिलरली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग एंटरप्राइजेस की जॉब्स में भी डिक्लाइन है। अब यहाँ पर हम बात करें कि हमारी जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं वो कितनी जॉब्स क्रिएट कर रही है, तो ये टॉप 5 आईटी कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा है। ये टॉप 5 आईटी कंपनीज मिलाकर 15 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। ये जॉब जो हैं ये रेलवे की जॉब से ज्यादा हैं। तो हमें दिख रहा है कि रेलवे में कम लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के 5 जायंट्स जो है आईटी कंपनी के वो ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। ये तो एक फाइंडिंग हो गई। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कम लोग हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक्स का डेटा है कि बैंक्स में कितनी जॉब्स है, तो उसमें भी आप कंपेयर करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में 7 लाख के आसपास बैंक के एम्प्लॉइज हैं और प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख के आसपास बैंक के एम्प्लॉइज है। तो आपको यहाँ से भी डिफरेंस दिखेगा कि प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। प्राइवेट बैंक्स क्या हो गए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये बैंक्स में ज्यादा एम्प्लॉयज है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो यही फाइंडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि टॉप 5 जायंट्स रेलवे से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं।
तो आपको दो चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी कि मिडिल क्लास 2.0 के राइज में दो मेजर सेक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला तो आईटी, और दूसरा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग को भी बूस्ट मिला हुआ है। तो ये हमारी फाइंडिंग्स है कि एम्प्लॉयमेंट का टाइप चेंज हो रहा है। अब इसके कारण चैलेंजेस भी मिडिल क्लास के अलग हैं। देखिए क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये जॉब्स प्राइवेट सेक्टर ने क्रिएट किए तो ये जॉब से निकाल भी सकते हैं। तो जॉब इनसिक्योरिटी एक कॉज है। गिग इकोनॉमी जो है उसमें भी बहुत सारी रिस्क है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा जो इशू है वो है कि जगहों की कीमत बहुत बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रहा है। मतलब आपकी रेंट बहुत महंगा है, एजुकेशन बहुत महंगा है, जीना जो है वो महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है बेसिकली, पर उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। तो ये दूसरा कारण है, दूसरा इशू है मिडिल क्लास 2.0 को लेके। तीसरा है श्रिंकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। मिडिल क्लास को गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देती है। ज्यादा बेनिफिट्स इसलिए नहीं देती क्योंकि लोअर क्लास के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनती है ज्यादा से ज्यादा। इस बात को हाईलाइट करने के लिए नीति आयोग ने एक प्रॉब्लम भी हाईलाइट की थी इंश्योरेंस सेक्टर में। नीति आयोग ने हाईलाइट किया था द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल, जिसमें क्या होता है, नीति आयोग सेड कि इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे तो जो हाई क्लास है वो तो प्रीमियम भर सकते हैं, इंश्योरेंस का बहुत बल्कि प्रीमियम भर सकते हैं और इसीलिए उनका हेल्थ के लेके जो भी खर्चा होता है वो कवर हो जाता है। जो लोअर क्लास है उनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट देती रहती है, इसीलिए उनके भी मेडिकल के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कवर कर लेती है। प्रॉब्लम किसे आती है, मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास को इंश्योरेंस की प्रीमियम हेफ्टी लगती है, बहुत महंगा होता है इंश्योरेंस, और सारी जो भी इलनेस है वो कवर भी नहीं होती हैं। साथ ही मिडिल क्लास को एक और प्रॉब्लम होता है कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर नहीं होते। तो हाई क्लास की तरह उनके पास इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए इतना पैसा नहीं है, और लोअर क्लास की तरह उन्हें गवर्नमेंट इतने बेनिफिट्स नहीं ऑफर कर पा रही है, जिसकी वजह से नीति आयोग ने बोला था कि इंश्योरेंस के सेक्टर में वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल क्लास को लेके हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बदले क्या होता है, फिर उनके जेब से पैसा जाता है। कोई भी बीमारी आ जाती है तो फिर उनके जेब से बहुत खर्चा जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्राइसिस एंड स्किल मिसमैच। मतलब कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं है। और लास्ट प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म। मिडिल क्लास जो है वो अमीर नहीं है, पर वो अमीर दिखना चाहती है और उसके चलते वो बहुत खर्चा करती है। आप नोटिस करेंगे तो एप्पल का मेन मार्केट इंडिया में मिडिल क्लास ही है। तो यहां से ये इश्यूज हैं मिडिल क्लास 2.0 के। अब सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि मिडिल क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने बजट में भी देखा कि मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब से बेनिफिट्स दिए गए। तो ये जो मिडिल क्लास है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए इन जनरल। तो इनकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि ये इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन है। ये चीप वर्कफोर्स भी प्रोवाइड करते हैं पर ये स्किल्ड हैं, तो स्किल्ड वर्कफोर्स पर सस्ते में काम करने वाले वर्कफोर्स। दूसरा इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन है, एक तो वर्कफोर्स प्रोवाइड कर दिया, दूसरा डिमांड भी इनकी वजह से ये इकोनॉमी में, ये इनके पास ज्यादा इनकम है लोअर क्लास के कंपैरिजन में, इसीलिए खर्चा भी करेंगे। तो इकोनॉमी में डिमांड जो है या मेन कंज्यूमर्स कौन है, मिडिल क्लास। और एंटरप्रेन्योरशिप भी इन्हीं के कारण ही है। ये बहुत ज्यादा इनोवेट करने में भी विश्वास रखते हैं, अपनी क्लास पोजीशन बदलने में भी विश्वास रखते हैं। फिर पॉलिसी मेकिंग में भी डिमांड्स इनकी ज्यादा दिखने को मिलती है और एजुकेटेड वोटर बेस है, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाए रखते हैं कि हमें किस तरह का भारत चाहिए। सोशल चेंज मेकर्स हैं, बदलाव लाने में भी, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो गए, मी टू मूवमेंट हो गया, ये सब जो है ये मिडिल क्लास इनमें बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये चेंज मेकर भी हैं, तो इनकी ये इंपॉर्टेंस भी है। मिडिल क्लास को लेके हमने पढ़ा अभी तक कि मिडिल क्लास का जन्म कैसे हुआ। एक कॉलोनियल लेगेसी है मिडिल क्लास, उसका एक्सपेंशन, उसके एक्सपेंशन में दो चीजें हैं, मिडिल क्लास 1.0, मिडिल क्लास 2.0। फिर हमने उनको लेके स्टैटिस्टिक्स पढ़े कि कैसे मिडिल क्लास 1.0 डिफरेंट है मिडिल क्लास 2.0 से। फिर हमने बात की उनसे रिलेटेड इश्यूज की एंड वी टॉक्ड अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।